हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा और बैंकिंग, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें मैंने ये बताया था कि मुद्रा किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। तो पहले हम पढ़ते हैं मुद्रा की मांग, कि मुद्रा की मांग किसे कहते हैं। तो देखिए, मुद्रा की मांग हमें ये बताती है कि लोग कितनी मुद्रा, मतलब कितने पैसे, नोट, सिक्के जो भी हैं, कितनी मुद्रा अपने पास रखेंगे। इसे मुद्रा की मांग कहते हैं। मान लीजिए कोई भी बैंक में पैसा ना रखे या किसी भी जगह पे इन्वेस्ट ना करे, वो सारे पैसे अपने घर में ही रखे, तो उससे मुद्रा की मांग बढ़ती है। मतलब लोगों को और ज़्यादा मुद्रा चाहिए। मुद्रा लेन देन में काम आती है, और लेन देन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा सिक्के और नोटों की ज़रूरत होगी। कुछ लोग इसे बैंकों में रखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ब्याज मिलता है और उनके पैसे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग इसे घर पे भी रखना पसंद करते हैं। अब जो लोग इसे बैंक में रखते हैं वो बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से ब्याज मिलता है। अब ये बात तो ब्याज दर पे निर्भर करती है कि लोग कितना पैसा बैंक में रखेंगे। बिकॉज़ ब्याज की दर जितनी ज़्यादा ऊंची होगी, ज़्यादातर लोग बैंक की तरफ भागेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि जितना ज़्यादा हम पैसा जमा करेंगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा और उतनी ही जल्दी उनके पैसे बढ़ जाएंगे। अगर ब्याज दर बहुत ही ज़्यादा कम होगी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा बैंक में पैसे रखने के लिए, और ज़्यादातर लोग उसे किसी और चीज़ में लगा देंगे या तो अपने घर में रखेंगे, और बैंक में पैसे रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। इसलिए ब्याज की दर ठीक ठाक रखी जाती है। इसलिए ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की जो मांग है वो गिर जाती है। मतलब अगर ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो मुद्रा की मांग गिर जाती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि मुद्रा की मांग कब गिरती है, या फिर ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग क्यों गिर जाती है। क्योंकि ब्याज दर जितनी ज़्यादा ऊंची होती है, लोग बैंक की तरफ भागते हैं अपने पैसा जमा करने के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और इसलिए मुद्रा की मांग गिर जाती है। क्योंकि लोग जब पैसा अपने घर में सेव करके रखेंगे और उसका रोटेशन नहीं होगा, तो उससे मुद्रा की मांग बढ़ेगी। लोगों को और ज़्यादा पैसा चाहिए घर में सेव रखने के लिए। लेकिन अगर उसे बैंक में या किसी चीज़ में रोटेट होने के लिए लगा दिया जाएगा, उससे मुद्रा की मांग गिर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग गिर जाती है, क्योंकि लोग इसे अपने पास रखने के बजाय बैंक में रखते हैं। मुद्रा की मांग का सीधा सा मतलब है कि मुद्रा को घर में जमा करके रखना, उसका कोई यूज़ ना करना। तो ये थी मुद्रा की मांग। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मुद्रा की पूर्ति। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति का, ठीक है। इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमारी जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, जो आज के टाइम की आधुनिक अर्थव्यवस्था है, इसमें मुद्रा में दो तरह की मुद्रा होती है। एक तो होती है नगद, जैसे नोट, सिक्के वगैरह ये सब, और दूसरी होती है डिजिटल, जैसे कि बैंक में रखना। अब बैंक में वो हमें एक बुक में लिख के दे देते हैं कि आपके 10 लाख रुपए हो गए, आपके 5 लाख रुपए हो गए, या 2000 रुपये हो गए, और हम खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे पास इतने रुपए हो गए। क्या वो हमारे पास नोट या सिक्के होते हैं? हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। तो दो तरीके की मुद्रा हो गई। पहली तो हो गई नगद, और दूसरी हो गई डिजिटल, जैसे कि बैंकों में जमा या फिर पेटीएम, एटीएम टाइप की, ठीक है। मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था में दो तरह के बैंक द्वारा बनाई जाती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, ये जो नोट हैं, सिक्के हैं, ये कितने बनाने हैं और कितने हमारी अर्थव्यवस्था में चाहिए, या फिर ये किस बेस पे बनाए जाते हैं और ये सब कौन बनाता है। तो ये दो तरीके से चलती है हमारे देश में। एक तो केंद्रीय बैंक द्वारा और दूसरा व्यावसायिक बैंक द्वारा। यहाँ पे जो केंद्रीय बैंक है ये होता है पूरे देश का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है। यहीं से बाकी सारे बैंक भी चलते हैं। आप ये मान लीजिए जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और सभी टीचर्स को वही चलाता है, उसी टाइप से आप मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक होता है, और बाकी सारे जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उन सबको यही केंद्रीय बैंक चलाता है। ये जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, ये होते हैं जितने भी आपको आसपास में बैंक दिखाई देते हैं, ये सब व्यावसायिक बैंक में ही आते हैं। तो पहले हम केंद्रीय बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक जो हमारी आज के टाइम की है, उसमें केंद्रीय बैंक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था है, और इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई तो होना चाहिए ना सबको कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो सारे बैंक अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। सभी देशों का अपना खुद का एक केंद्रीय बैंक होता है, और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये बना था 1935, यानी कि 1935 में मिला था।
मतलब आज़ादी से भी पहले। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, और ये बना था 1935 में, मतलब आज़ादी से काफ़ी पहले ये मिल गया था। और इसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने ये नाम नोट पे भी सुना होगा, क्योंकि सारे नोट वहीं से तो निकल के आते हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंक का नाम नोट पे भी होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब पूरे आपके चैप्टर में बार बार दो चीज़ें आएंगी, कभी लिखा होगा केंद्रीय बैंक और कभी बोला जाएगा रिजर्व बैंक, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। केंद्रीय बैंक मतलब केंद्रीय बैंक, और हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक। अब आपसे केंद्रीय बैंक कहा जाए हमारे देश की बात करने के लिए, या फिर रिजर्व बैंक कहा जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं केंद्रीय बैंक के कार्यों पर। ये तो आपने समझ लिया कि केंद्रीय बैंक होता क्या है। अब इसके काम क्या क्या होते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, ठीक है, मतलब देश की मुद्रा को बनाता है। दूसरा, ये बैंक दर, जैसे कि खुले बाजार की जो क्रियाएं होती हैं, कोष अनुपात होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है, उन सब की पूर्ति और उन सब पर कंट्रोल करता है। अब ये खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, यहाँ पर इससे मतलब है जो सरकार होती है, सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड्स, सरकार जो बॉन्ड्स खरीदती है और बेचती है उसे कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। तो उन क्रियाओं को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक या फिर केंद्रीय बैंक, एक ही बात है। और क्या करता है, कोष अनुपात में जो परिवर्तन होता है, मतलब जो बाकी के बैंक होते हैं वो कितना सेव करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, उसको कहते हैं कोष। उसके अनुपात में परिवर्तन, कितने परसेंट उनको रखना है, कितने परसेंट ब्याज दर वगैरह, ये सारी चीज़ें कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। इसके बाद और क्या करता है, ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये एक तरीके से सरकार का बैंकर है। जिस करेंसी को केंद्रीय बैंक निर्गमित करता है वह देश की जनता के पास भी हो सकती है और बैंकों के पास भी। ऐसा तो नहीं होता ना, बैंक की करेंसी अलग होती है और हमारी करेंसी अलग होती है। जो भी रिज़र्व बैंक बनाता है वही हम यूज़ करते हैं और वही बाकी के बैंक भी यूज़ करते हैं। यह साख निर्माण का काम करता है। साख जो ऋण दिया जाता है ना, जो बैंक दूसरों को ब्याज देते हैं, ऋण देते हैं, ठीक है, उधारी देते हैं, उसको बनाने का काम भी कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। इसलिए इसे रिजर्व द्रव्य मौद्रिक आधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साख बनाने का काम करता है। अब आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय बैंक को रिजर्व द्रव्य मौद्रिक आधार क्यों कहा जाता है, तो आप बता देना इसके सारे काम, क्योंकि ये सारे काम करता है और साख बनाने का काम करता है, ऋण देने का काम करता है, इसलिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं व्यावसायिक बैंक पर, जो कि हम ये छोटे मोटे आम बैंक देखते हैं, ठीक है। ये दूसरे टाइप की संस्थाएं होती हैं। ये जनता के पैसों को क्या करती हैं, जमा करती हैं। अब इनको जमा करने से मिलता क्या है ये भी हम देखेंगे। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको पता होगा इस बारे में। और इसी जमा हुए पैसों से बाकी लोगों को उधार देते हैं। देखो कितने मज़े की बात है, कितने चालाक हैं, दिमाग लगाइए। हमारे पैसे हमसे ही लिए जाते हैं और फिर हमें ही दिए जाते हैं। इससे बैंक का भी फ़ायदा होता है और इससे लोगों का भी फ़ायदा होता है। जो देते हैं बैंक को पैसा उन्हें भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनको ब्याज मिलता है, और जो बैंक से उधार लेते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, उनको वो पैसे काम में आ जाते हैं। अगर कोई उनको उधारी नहीं देता तो बैंक उनको उधार देता है। तो दोनों तरीके से तीनों को फ़ायदा होता है, लेनदारों को भी, देनदारों को भी और बैंक को भी। तो बैंक क्या करता है, अपने पास लोगों के पैसे जमा करता है और जो लोग उधार लेना चाहते हैं उनको क्या देता है, उधार देता है, साख निर्माण करता है, ठीक है, ऋण देता है। उससे क्या होता है, बैंक ब्याज की वसूली करता है। जिन लोगों से बैंक अपने पास पैसे रखवाता है उनको तो वो कम ब्याज देता है। जैसे कि आप बैंक के अंदर पैसे जमा करते हैं, करते भी होंगे, तो आपको मिलेंगे मंथली। अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं तो मंथली आपको मिल जाएंगे 1000 रुपये। वहीं अगर बैंक किसी को 10 लाख रुपये, ये सिर्फ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, बाकी सभी बैंकों की जो ब्याज दर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अगर वही 10 लाख रुपए आप बैंक से उधार लेने लग जाएं तो आपको हर महीने, ठीक है, हर महीने उस पर रख के देने पड़ेंगे 3000 रुपये या 5000 रुपये, जितनी भी उसकी परसेंट ब्याज होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हर बैंक यही करता है कि जो पैसे वो अपने पास जमा करता है उनको तो वो कम ब्याज देता है, और जो वो उधार देता है लोगों को उस पर वो ज़्यादा ब्याज की वसूली करता है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ऐसा क्यों करता है, वो पागल थोड़ी है।
जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, उन सबको पैसा कौन देगा? वो बैंक ऐसे ही तो देगा। जब बैंक को प्रॉफिट होगा तभी तो वो बाकी सबको भी उनकी जो सैलरी होगी वो देगा, और उसे खुद को भी तो प्रॉफिट चाहिए। वो बैंक बना ही क्यों रहा है? इसलिए तो बना रहा है। हर जितने भी लोग हैं सब काम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप बैंक का काम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। इस उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और करेंसी देश में कैसे चलती है इसका भी उदाहरण आपको इसी लाला वाले उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक गाँव है, बहुत ही देहाती सा गाँव है, ठीक है। वहाँ पर करेंसी नहीं चलती, वहाँ पर आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताई थी, पार्ट 1 में। फिर से बता देती हूँ। ये होता है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, ठीक है। कोई नोट सिक्का कोई कुछ नहीं चलता, वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 किलो चावल है, मुझे वो बेचने हैं, बट मुझे एक जोड़ी जूते भी खरीदने हैं। तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो जूते बेचना चाहता हो और चावल खरीदना चाहता हो। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करना, उसके बीच में और कोई माध्यम नहीं होता, कोई मुद्रा वगैरह कुछ नहीं होती। तो लाला क्या करता है? लाला सबसे सोना इकट्ठा करता है, क्योंकि वो सोने के ऊपर ब्याज रख के देता है। अब लोग क्या करते हैं? लाला के पास जाते हैं, कोई 10 ग्राम सोना, कोई 20 ग्राम सोना, ठीक है, या चांदी लाला के पास जमा करके आ जाते हैं, क्योंकि लाला उन पर थोड़ा सा ब्याज रख के हर महीने देता है। जैसे वो गेहूँ आटा चावल कुछ भी उस पर दे देता होगा, हर महीने उनके घर पहुंचा देता होगा, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते लाला के पास 50 किलो सोना, 60 किलो सोना ऐसे हो जाता है, क्योंकि पूरा गांव जो है वो लाला को जाके सोना देता है। अब लाला को इससे क्या फ़ायदा है? अब कुछ लोग लाला के पास ऐसे भी आते हैं जो, हाँ, लाला जो सोना लेता है ना उसके लिए वो एक रसीद भी देता है। बाकी सब लोगों को एक रसीद बना के दे देता है कि ये रसीद आपने मुझे इतना सोना दिया है, और उस पर लिख देता है, और वो रसीद लोग अपने पास रख लेते हैं। अब सबको लाला पे भरोसा है, तो अब लोग क्या करते हैं गांव में कि जैसे कि कोई किसी से कोई सामान ले रहा है और वो उतने बराबर का हो गया जितने की वो रसीद है, तो वो वस्तु ना दे करके कई बार अपनी रसीद दे देते हैं कि आपको भरोसा नहीं है तो लाला की रसीद ले लो, क्योंकि लाला की रसीद पर तो सबको भरोसा है। और ऐसे ही करते करते पूरा गांव उन रसीदों पर ही चलने लगता है। मतलब वस्तु के बदले वो रसीदें चलने लगती हैं कि किसी की कितने रुपए की रसीद है और किसी की कितने रुपए की है। तो एक तरीके से करेंसी तो इस तरीके से चलती है, ठीक है। अब सब वस्तु के बदले वस्तु देना तो भूल गए, रसीदें एक दूसरे को देने लग गए। उसके बाद लालों को इसका क्या फ़ायदा है वो आप बैंक से समझिए। अब ये बैंक के उदाहरण के ऊपर मैं बता रही हूँ। अब लाला के पास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें 25 किलो सोना चाहिए, ठीक है। 25 किलो सोने का उनको कुछ बनवाना है। अब लाला सोचता है 25 किलो सोना तो मैं इन्हें दे सकता हूँ, लेकिन 50 किलो सोना नहीं दे सकता अगर कोई 50 किलो सोना मांगने आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर जिन लोगों ने मेरे पास सोना चांदी जमा करवाया है वो अगर अपना सोना चांदी वापस लेने आने लग जाएं तो विश्वास जमाने के लिए उनको उस टाइम पे देना भी पड़ेगा। इसलिए लाला उसको 25 किलो सोना दे देता है, ठीक है। और क्या कहता है? एक रसीद बना देता है कि आपको हर महीने इतना गेहूँ चावल आटा या पैसे आपको इसके लिए दे के जाने पड़ेंगे जब तक आप ये 25 किलो सोना वापस नहीं कर देते। आई होप आपको यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब लाला के पास दूसरा व्यक्ति आता है, वो लाला से 30 किलो सोना मांगता है। अब इस बार लाला सोना देने के लिए मना कर देता है। क्यों? क्योंकि लाला थोड़ा सा सोना उसको रिज़र्व भी करके रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस कोई अपना सोना वापस लेने के लिए आता है तो लाला को वो सोना वापस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो लोगों का जो विश्वास है वो उस पर से उड़ जाएगा। सेम काम बैंक भी करता है, ठीक है। अब लाला ने जो 25 किलो सोना दे रखा है, क्या लाला ये नहीं सोच रहा होगा कि अगर वो लोग वापस आ गए अपना सोना लेने के लिए तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना पूरा गांव एक साथ लाला के पास सोना लेने के लिए पहुंच जाएगा। कभी कोई जाएगा कभी कोई जाएगा, सब एक साथ तो जाएंगे नहीं। और जब तक कभी कोई जाएगा इतने तो लाला के पास इतना सोना आ भी जाएगा। यही करते हैं सेम टू सेम बैंक। हमसे ही पैसा उधार नहीं लेते, मतलब हमसे ही पैसा जमा करवाते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं ना सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही दिन बैंक के पास पहुंच जाते हैं हमारा पैसा दो। कोई जमा करने जा रहा है, कोई निकालने जा रहा है। इस तरीके से बैंक के पास पैसा रखा रहता है। और प्लस रिज़र्व बैंक ना एक कोष भी बनाने के लिए उनको कहता है
वो परसेंटेज होती है कि इतने % पैसा आपको हमेशा नकदी के रूप में अपने पास रखना ही रखना है, ताकि बैंक के डूबने की नौबत ना आए। तो इस तरीके से होती है मुद्रा की पूर्ति। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। तो मुद्रा की पूर्ति ये होती है, इसकी पूर्ति का काम जो है वो 2 बैंक करते हैं, पहला केंद्रीय बैंक और दूसरा व्यावसायिक बैंक। केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक के कार्य और ये क्या होते हैं, दोनों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग व्यवस्था तथा बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। ये जो बैंक होते हैं इनसे ऋण किस तरीके से बनाया जाता है, और वो भी आपको, वैसे मैंने लाला वाला उदाहरण दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और भी अच्छा सा उदाहरण मैं दे दूँगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय गाइज़।